So students, let's get started with A2 physics. Our first chapter is gravitation. So first of all, gravitation में हमने क्या पढ़ना है? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बेसिकली कहता क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बिटवीन टू पॉइंट मासेस. अब पॉइंट मासेस क्या होता है बच्चों? पॉइंट मासेस वो मास होता है जिसका पूरा मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए. ठीक है, पॉइंट मास कौन सा मास होता है? पॉइंट मास इज दैट मास जिसका पूरा मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए. तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन व्हाट पॉइंट मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 and m2. ये m1 and m2 are the two masses of the point masses. So the force of attraction is directly proportional to the product of these masses and inversely proportional to what? द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 एंड m2, द टू पॉइंट मासेस, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन r. और ये बात याद रखना कि जो सेपरेशन r है वो इंक्लूड करता है पॉइंट मासेस का रेडियस, मतलब m1 का भी रेडियस इंक्लूड होगा और m2 का भी रेडियस इंक्लूड होगा एंड इनके बीच का डिस्टेंस भी इंक्लूड होगा. ऑल्सो वन मोर प्रॉपर्टी अबाउट दीज फोर्सेज एफ. ये जो एफ है, ये वाला एफ एंड दिस वाला एफ, इन दोनों की तीन प्रॉपर्टीज याद रखो. दे आर इक्वल, ऑपोजिट एंड एक्ट ऑन डिफरेंट मासेस. ये तीन प्रॉपर्टीज हमने कहीं और भी पढ़ी थी. फॉर व्हाट लॉ? न्यूटन्स थर्ड न्यूटन लॉ. ठीक है, अच्छा, इसमें अब आप एक चीज़ देख रहे होगे कि देयर इज़ अ कांस्टेंट जी. अब मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके था? आर स्क्वायर के. तो व्हेन एवर जब भी आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हो ना बच्चे, तो आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, दैट इज जी इन दिस केस. तो जी किसके इक्वल है? जी इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एंड दीज आर इट्स यूनिट्स. तो ये याद रखो बच्चों कि अगर आप जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है. इस केस में वो कांस्टेंट क्या है? जी इज कॉल्ड व्हाट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. उसकी वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11. नाउ लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला. लेट सपोज एक पॉइंट मास पड़ा है, मास या मैन है जिसका वेट है 70 kg. ठीक है, वो है अर्थ पे खड़ा हुआ, अर्थ के सरफेस पे वो खड़ा हुआ है. हियर आई हैव मार्क दैट. ठीक है, अब बच्चों अर्थ का मास क्या है? m2, दैट इज 5.99 इंटू 10⁻24. मास ऑफ द मैन क्या है? 70 kg. दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है? अर्थ का रेडियस दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स. सही है. नाउ प्लग इन द वैल्यूज हियर. जी की जगह आपने क्या रखा? 6.67 इंटू 10⁻11. m1 की जगह क्या रखा? 70 kg. m2 की जगह क्या रखा? 5.99 इंटू 10⁻24. और r की जगह आपने रख दिया रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 और होल स्क्वायर कर दिया ऐसे. तो आपके पास जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू 638 न्यूटन्स. नाउ दिस कैरी सिग्निफिकेंस. अगर आप इस मास का 70 kg के मास का वेट निकालोगे तो दैट इक्वल्स व्हाट? 687 न्यूटन्स. तो वेट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू ग्रेविटेशन फोर्स. कब? व्हेन यू आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. बच्चों हमने क्या पढ़ा? वेट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स Fg व्हेन वी आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या फॉर एनी प्लैनेट. सरफेस ऑफ द अर्थ है, सरफेस ऑफ द मार्स है, किसी भी प्लैनेट के अगर सरफेस पे आप हो तो वहाँ पे आपका वेट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल. नाउ हियर इज अ ग्राफ फॉर फोर्स वर्सेस रेडियस. तो हमने क्या पढ़ा था? फोर्स इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो फोर्स और आर स्क्वायर आर व्हाट? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी का कर्व इस तरह बनता है, दैट इज दिस कर्व. ठीक है, और नेगेटिव में वैल्यूज चली गई तो इट विल बी लाइक दिस कर्व. ठीक है, वन मोर थिंग टू रिमेंबर हियर इज कि अगर मैं आर को बढ़ाता जाऊंगा, इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी से आपको क्या पता चल रहा है? अगर आर बढ़ेगा तो एफ डिक्रीज होगा. बट डू रिमेंबर दिस कि अगर मैं आर को 2r करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो एफ कितने फैक्टर से कम होगा? 4 के फैक्टर से, बिकॉज आर स्क्वायर इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ.
तो अगर मैं r को 2r करता हूँ तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। इसको एग्जामिनर कभी कभार इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहता है, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस कि अगर आप रेडियस को डबल कर रहे हो तो आपकी फोर्स क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप रेडियस को 3 टाइम्स कर रहे हो तो फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, 9 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। इस लॉ को आप क्या कहते हो, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सिंपल, रिमेंबर दिस एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। दीज आर टू डिफरेंट टॉपिक्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरह डिफाइन होती है, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ मास वेयर एन अदर मास एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड बच्चे वो जगह है जहाँ पे एक और मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू एन अदर मास, ठीक है। बेसिकली टू नॉट मेक इट डिफिकल्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। अच्छा, जब भी एग्जाम में ग्रेविटेशनल फील्ड मार्क करने के लिए आएगी यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, हमेशा जो लाइंस होंगी वो इनवर्ड्स होंगी, इनवर्ड लाइंस होंगी हमेशा। वाई, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फील्ड कभी भी रिपेल नहीं करती, इसलिए हमेशा लाइन जो है वो इनवर्ड्स होंगी, ठीक है। और गैप बिटवीन द लाइंस विल रिमेन सेम। हमेशा एग्जाम में अगर ग्रेविटेशनल फील्ड बनाने के लिए आएगी तो यू मस्ट रिमेंबर दीज टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस मस्ट बी इनवर्ड। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सेकेंडली क्या होना चाहिए कि गैप बिटवीन द लाइंस मस्ट बी इक्वल, ठीक है। ये दो चीज़ आपने याद रखनी है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन देख लो। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। फोर्स पर यूनिट मास, तो हमने फोर्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर आप इसको मास से डिवाइड कर दोगे तो जी की फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। लेट्स कम फॉरवर्ड। अच्छा, फॉर अर्थ सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हमें अपनी नॉलेज से क्या पता है, अर्थ के सरफेस पे जी क्या होती है, 9.81 माइनस 2 ms माइनस 2। तो लेट्स प्लग इन द वैल्यूज एंड सी के आंसर सेम आता है कि नहीं। जी की जगह क्या रखोगे, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम की जगह क्या रखोगे, मास ऑफ द अर्थ, दैट इज 5.99 इंटू 10⁻24। आर की जगह क्या रखोगे, रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 और स्क्वायर करोगे, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 9.7 न्यूटन पर केजी। और हमने क्या पढ़ाया, क्या आनी चाहिए, 8.91, सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। नाउ लेट्स स्टडी द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ वर्सेस रेडियस, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। देखो, अगर आई राइट डाउन द फॉर्मूला gm डिवाइडेड बाय व्हाट, r स्क्वायर, तो दीज आर व्हाट, इनवर्सली रिलेटेड। और इस पे भी कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रेडियस को r से 2r करूँगा तो g मेरी कितनी डिक्रीज हो जाएगी, g मेरी 1/4 हो जाएगी, सिंपल एज दैट। अच्छा, वन मोर थिंग टू रिमेंबर हियर इज दैट A2 में हम ये अजम्पशन लेते हैं कि अर्थ बिहेव्स एज पॉइंट मास। इसका मतलब ये है कि अर्थ के सरफेस पे जितनी ग्रेविटी होगी उतनी ही ग्रेविटी इसके अंदर भी होगी। मतलब जी की वैल्यू वोंट चेंज इनसाइड द अर्थ सरफेस, ठीक है। इसलिए G1 दैट इज अर्थ के सरफेस के अंदर का पॉइंट विल हैव द सेम जी कंपेयर टू G2, कंपेयर टू G3 एंड कंपेयर टू G4 दैट इज एट अर्थ सरफेस। ये हम क्यों अज्यूम करते हैं, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड अर्थ टू बी अ पॉइंट मास, सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स स्टडी द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू प्लैनेट्स, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विल ऑलवेज बी इनवर्ड, कभी भी आउटवर्ड नहीं होगी। क्यों, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। तो हमने दोनों मासेस पे इनवर्ड लाइंस बना दी। लेट्स सपोज G1 इज दिस एंड G2 इज दिस, ठीक है। नाउ अगर हमने रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड दीज टू वैल्यूज। बट हमें ये ध्यान में रखना होगा कि दीज वैल्यूज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर, तो हमें ऐड करते हुए डायरेक्शन का ख्याल रखना है बस। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट रिजल्टेंट वेक्टर फॉर G, तो G2 किस डायरेक्शन में, राइट हैंड में, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव।
G1 किस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड, सो दिस विल बिकम नेगेटिव, सो दिस बिकम्स अ रिजल्टेंट G, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यू कैन सी दैट एज वेल, ठीक है, G2 माइनस G1। अब इनके ग्राफ्स किस तरह बने हैं बच्चों, सिंपल है, ब्लू वंस आर द ग्राफ्स फॉर इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी फॉर दिस स्मॉल m का ग्राफ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज स्टार्टिंग एट अ हाईएस्ट वैल्यू, जब वो सरफेस से दूर जाता रहेगा तो वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। आई शुड हैव ड्रॉन इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लेट मी डू इट। देखो सरफेस पे है तो उसकी क्या वैल्यू होगी, G2, नीचे जाता रहेगा तो सरफेस से दूर होता रहेगा तो क्या होगा, G कम होती रहेगी। हाउ डू आई नो दिस, बिकॉज मुझे क्या पता है, G का फॉर्मूला क्या होता है, G इज GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो जितना सरफेस से दूर जा रहा है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, G की कम होती जा रही है। लेट्स लुक एट द ब्लू वन एज वेल, ये वाला, दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ सोचने वाली है वो ये है कि G जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लग रही है, तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। एंड द सेम प्रोसीजर अप्लाइज, जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो इस बड़े वाले m से, तो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या G कम होती जा रही है इस तरह, ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट गिव्स यू द रेड वाली लाइन, दैट इज रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड, सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो लेट मी इरेज द एक्स्ट्रा लाइन्स and here you go, ठीक है। now let's move forward to the next topic which is calculating resultant gravitational field strength at point x, सही है। अभी तक हमने सिर्फ ग्राफ से देखा था कि किस तरह रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं। अब अगर आपके पास कोई पॉइंट दे दे एग्जामिनर, लेट सपोज x, और बोले यार इस पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालो, देखो दो ऑब्जेक्ट्स की वजह से इस पर ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल M2 की वजह से, सेकेंडली M1 की वजह से, और दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी, मतलब दोनों फोर्सेस चाहेंगी कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो लेट्स प्लग इन द वैल्यूज, ये जो राइट हैंड वाली फोर्स है इसको हम पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो हियर वी हैव G की रिजल्टेंट वैल्यू, व्हाट इट इज, माइनस में क्या आएगी, ये वाली वैल्यू M1 की, माइनस GM1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम यहाँ से लेकर दिस पॉइंट तक, ठीक है, दिस इज x, और प्लस क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो कि राइट हैंड साइड पे G लग रही है इसके, GM2 माइनस R माइनस x होल स्क्वायर। R में से अगर x माइनस कर दोगे बच्चे तो जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से लेकर इसके सेंटर तक, यू स्क्वायर दैट अप, इस तरह आपकी रिजल्टेंट G निकल आती है। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट निकालना हो जहाँ पे G 0 हो, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, नल पॉइंट, सो यू जस्ट प्लग इन G एज 0 एंड फिर उस पॉइंट पे x की वैल्यू निकाल लो, मतलब कितना आगे या पीछे पॉइंट को प्लेस करें तो G की वैल्यू जो है वो 0 होगी। यू विल गेट दिस x की वैल्यू एंड देन प्लेस योर पॉइंट देयर टू गेट G इज इक्वल टू 0, सिंपल एज दैट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नल पॉइंट। कभी कभार एग्जामिनर कह देता है कि यार नल पॉइंट किस जगह पे होगा, हाउ फार अवे फ्रॉम M1 या हाउ फार अवे फ्रॉम M2 विल बी नल पॉइंट, तो यू विल यूज दिस इक्वेशन, सिंपल एज दैट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे आ जाओ। नाउ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, सो डू हियर मी आउट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये समझना है कि इन्फिनिटी पे वी सपोज कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब इन्फिनिटी पे अगर आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो जितना आप प्लैनेट के करीब मूव करते जाओगे आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी। अब यार 0 से नीचे अगर आप डिक्रीज करोगे तो कौन से वैल्यूज़ आते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी मींस उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम है, ठीक है। नाउ फॉर डेफिनेशन पर्पसेस, देखो डेफिनेशन इसकी डिफाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। वर्क डन ऑन बॉडी टू मूव इट फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब लेट्स से इट वाज हियर इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। सिंपल सी डेफिनेशन, यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। और लॉजिक क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, लेट सपोज इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। अब अगर आप इसको प्लैनेट के क्लोजर लेते आ रहे हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ में जाना शुरू हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना क्या होगा, प्लैनेट के और ज़्यादा करीब होगी। सो लेट्स सी द इक्वेशन हियर एज वेल। क्या इक्वेशन है, UP इज इक्वल टू माइनस कैपिटल J कैपिटल M डिवाइडेड बाय इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय R। दिस इज किसकी इक्वेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन।
जितना आप प्लैनेट के करीब जाओगे उतनी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, या यू कैन से मोर नेगेटिव हो जाएगी। देखो नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी दैट मीन्स दैट इज स्मॉलर। देखो अगर आपके पास -3 है और -4 है, कौन सी ज़्यादा स्मॉलर वैल्यू है, -4। तो जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी मोर नेगेटिव होगी या प्लैनेट के करीब जाती जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट विल डिक्रीज, इंक्रीज नहीं होगी। डू रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और रिप्रेजेंटेड बाय फाई इज बेसिकली जो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली है उसको डिवाइड कर दो बाय मास। सो दिस इज बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसकी रीडिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, वर्क डन पर यूनिट मास टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। इसमें आप सिर्फ वर्क डन पर यूनिट मास की एडिशन कर रहे हो, बस। देयर इज नथिंग मोर बीइंग एडेड इन द डेफिनेशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, चलो बिना देखे मुझे फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाओ। -gm डिवाइडेड बाय r, और डिवाइड किससे हो जाएगा, m से। दिस m गैस कैंसल आउट विद दिस m, तो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या आंसर होगा, -gm/r। देखो जो दो चीज़ें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई एंड उसका फॉर्मूला क्या है, -gm/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अदर हैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, up, एंड इट इज the formula of -G into m divided by r. Simple as that. Now let's look at the meaning of gravitational potential energy का आंसर। देखो अगर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेट सपोज आंसर आता है -7 × 10⁵ जूल्स, तो इसका मतलब क्या है भाई, मतलब भी तो बताओ। तो इसका मतलब ये है कि you will need 7 × 10⁵ joules of energy to escape, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, to escape the gravitational field and reach infinity। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो भी आंसर आता है दैट मीन्स आपको उतनी एनर्जी चाहिए होगी टू escape द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड रीच इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट 2 केसेस जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ होते हैं, ठीक है। लेट सपोज वी आर एट पॉइंट 1 और हम जा रहे हैं पॉइंट 2 की तरफ, तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी UP, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, -gm/r, स्मॉल m/r। तो ये क्या हो जाएगी, ये लेस नेगेटिव हो जाएगी। क्यों लेस नेगेटिव हो जाएगी, मैंने बताया था, अगर आप प्लैनेट से दूर जा रहे हो तो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स लेस नेगेटिव। अगर आप प्लैनेट के करीब आ रहे हो तो योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मोर नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। केस 2 क्या है, केस 2 में उल्टा हो रहा है, आप 1 से 2 जा रहे हो, आप प्लैनेट के और करीब आ रहे हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव। तो यहाँ पे आप लिख लो UP मोर नेगेटिव if we move, let me write it down, if we move closer to planet, ठीक है, and UP away from planet में क्या होती है, less negative। तो मैं away from planet पहले लिख देता हूँ and then I will switch with UP less negative when we move away from planet। So do copy this in your notes, this is the crux of the matter, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ भी यही होता है, सिमिलर काम जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ हो रहा है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ भी हो रहा है, ठीक है। वाई इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव, अब ये मैं बता चुका हूँ, यू कैन गो थ्रू इन योर नोट, सही है। वन थिंग टू रिमेंबर हियर इज दैट दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को फाई को ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस बाय नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड, ठीक है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ग्राफ्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती थी, फाई, ठीक है, नॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द ग्राफ फॉर फाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो फाई का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, -gm/what, r, ठीक है। तो मुझे बच्चों बताओ कि फाई एंड आर रिलेटेड हाउ, दे आर रिलेटेड इनवर्सली, ठीक है। तो इनका ग्राफ किस तरह बनेगा, लाइक दिस,
दिस वन विल बी द फर्स्ट कर्व, दिस वन विल बी द सेकेंड कर्व. तो डू रिमेंबर दिस ग्राफ. ठीक है. ऑल्सो ये सारा ग्राफ नेगेटिव प्लेन में बनेगा. देखो फाई ना कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ये सारा ग्राफ नेगेटिव प्लेन में बनेगा. ये ऊपर वाला पॉजिटिव प्लेन विल रिमेन एम्प्टी. डू रिमेंबर दिस. फाई का ग्राफ विल हमेशा बी लाइक दिस. पूरा का पूरा ग्राफ नेगेटिव प्लेन में बनेगा. क्यों? क्योंकि फाई इज ऑलवेज नेगेटिव. इन्फिनिटी पे जीरो होता है, आते 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 और नेगेटिव होता जाता है, तो इसका पूरा ग्राफ जो है वो नेगेटिव बनेगा. ठीक है. तो यू कैन सी हियर एज वेल, जितना आप करीब आ रहे हो मास के, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए हो तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है. ठीक है. यहाँ पे आप सिर्फ कितना दूर हो मास से? सिर्फ आर रेडियस दूर हो. ठीक है. तो जो सबसे ज़्यादा करीब हो, जो सबसे ज़्यादा जिसमें आर कम है, मतलब आर कम होता जा रहा है, तो फाई जो क्या कर रहा है, मोर नेगेटिव होता जा रहा है. ठीक है. मोर नेगेटिव होता जा रहा है. सिंपल एज दैट. अच्छा, वन मोर थिंग टू रिमेंबर हियर इज दैट सिंस वी आर कंसिडरिंग अर्थ टू बी अ पॉइंट मास, तो आप देख रहे हो अर्थ के रेडियस, इनसाइड द अर्थ जब जा रहे हो तो रेडियस तो कम हो रहा है, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वही कांस्टेंट रह रहा है. तो अर्थ के सरफेस पे और अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम रहता है. वाई? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इट टू बी अ पॉइंट मास. सिमिलर असम्पशन है जो हमने किसके लिए की थी? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए. ठीक है. तो सिंस वी आर कंसिडरिंग अर्थ टू बी अ पॉइंट मास, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द अर्थ भी होगा. डू रिमेंबर दिस. ठीक है. अच्छा, एक और बात ये याद रखो, दिस माइट साउंड वियर्ड बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. इज अ स्केलर क्वांटिटी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज हमेशा हमेशा स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज ऑलवेज नेगेटिव. डू रिमेंबर दिस. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम graphical representation of what? Gravitational potential between 2 point masses. देखो अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लैक लाइन्स है दे रिप्रेजेंट इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. देखो अगर m के मैं इस सरफेस से स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है. तो मुझे क्या पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस GM अपॉन R. तो जितना मैं R बढ़ाता गया इधर, क्या करता गया? माइनस नेगेटिव में क्या हो गई? लेस नेगेटिव वैल्यूज हो गई. जितना मैं आर बढ़ाता गया या प्लैनेट से दूर जाता गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाती है? लेस नेगेटिव हो जाती है. तो यही ग्राफ पे डिपिक्टेड है. फॉर विच ग्राफ? फॉर ग्राफ 1 की बात कर रहा हूँ मैं. अब ग्राफ 2 को देख लेते हैं भाई. ग्राफ 2 में क्या हो रहा है? इनिशियली आप प्लैनेट के बहुत करीब हो तो फाई क्या है? बहुत ज़्यादा है. दूर जाते जा रहे हो, दूर जाते जा रहे हो, दूर जाते जा रहे हो तो फाई कम होता जा रहा है. सिंपल एज दैट. जितना आप प्लैनेट से दूर जाओगे, देखो अभी तक हमने कोई नई बात नहीं की, सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि भाई जितना प्लैनेट से दूर जाते जाओगे फाई लेस नेगेटिव हो जाएगा, जितना प्लैनेट के करीब आते जाओगे फाई मोर नेगेटिव हो जाएगा. और दोनों का रिजल्टेंट मैंने ब्लू से बनाया हुआ था. ठीक है. अच्छा, स्केलर क्वांटिटी है फाई, तो हमेशा जब ऐड करोगे तो यू विल ऐड इट लाइक दिस. माइनस GM अपॉन GM1 डिवाइडेड बाय R प्लस माइनस GM2 डिवाइडेड बाय X माइनस R. बेसिकली R और X माइनस R आर डिस्टेंसेज बिटवीन दीज टू मासेज. अगर ये होगा M1 के साथ क्या लिखा हुआ है हमने? लेट मी सी. M1 के साथ हमने लिखा हुआ है R. सो लेट सपोज दिस इज द वैल्यू R. ठीक है. एंड दिस इंटायर डिस्टेंस बिटवीन देम इज X. तो R जो डिस्टेंस हो गया, किसके बीच में डिस्टेंस है? X एंड M1 के बीच में. ठीक है. हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेसिकली X पॉइंट पे या किसी Y पॉइंट पे या Z पॉइंट पे निकालना होता है. ठीक है. बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो लेट सपोज हमने X पॉइंट पे निकालना था, तो M1 की वजह से कितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? GM माइनस GM डिवाइडेड बाय R प्लस क्या होगा? माइनस GM2 डिवाइडेड बाय X माइनस R. सिंपल एज दैट. देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर ये एक प्लैनेट है, ये एक मास है, ये अगर दूर जाएगा तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ UP जो है क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. ठीक है. और अगर ये करीब आ रहा है तो क्या हो जाएगा? UP डिक्रीज हो जाएगी, मतलब मोर नेगेटिव हो जाएगी. मोर नेगेटिव. एंड अगर दूर जा रहा है तो क्या हो जाएगी? लेस नेगेटिव. अभी तक आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि यार ये जो मोर नेगेटिव या लेस नेगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम ज़्यादा हो रही है, वो कन्वर्ट किस में हो रही है? दिस बेसिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. डू रिमेंबर दिस. ठीक है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस. ऑल्सो मैं एक इक्वेशन दिखा देता हूँ आपको. लेट्स सी दिस. देखो
चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज दिस, इसको हम यूपी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चेंज इन यूपी इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आइदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा हो या गेन हो रहा हो, कॉन्सिक्वेंटली इम्पैक्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट सम ग्राफ, ठीक है। ये देखो, ये एक ग्राफ है एक पार्टिकल का, ठीक है, जो ए बी सी सारे पॉइंट ट्रैवल किया है, ठीक है। और हमें ग्राफ किस चीज़ के बीच में गिवन है, 5 वर्सेस आर के बीच में ग्राफ गिवन है, ठीक है। अब द वेलोसिटी व्हेन स्टोन मूव फ्रॉम एक्स टू ए, भाई हमने वेलोसिटी निकालनी है जब स्टोन मूव कर रहा है फ्रॉम एक्स टू ए। तो बच्चों अगर एक्स टू ए अगर आप देखो तो एक्स पे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाई की वैल्यू क्या है, 2.5 माइनस में, ए पे क्या है -5। तो मुझे बताओ वैल्यू मोर नेगेटिव हुई है या लेस नेगेटिव हुई है, मोर नेगेटिव हुई है ना, -2.5। ऑल्सो देयर इज अ प्रीफिक्स ऑफ 10⁵ दैट वी विल कंसिडर। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। -2.5 से -5 गए हो तो क्या हुआ है, मोर नेगेटिव हुई है ना वैल्यू, मोर नेगेटिव वैल्यू हुई है। इसका मतलब क्या है कि हम प्लैनेट के करीब मूव कर रहे हैं या दूर मूव कर रहे हैं, करीब मूव कर रहे हैं, करीब मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वी आर लूजिंग gravitational potential energy. This loss in gravitational potential energy will be converted into what, gain in kinetic energy. So let's plug in the values और velocity निकालते हैं of the point at A, ठीक है। at A जो है velocity निकालते हैं, point A की velocity निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, डू रिमेंबर दिस कि x पे जो है वो पार्टिकल रेस्ट पे है, तो x पे वेलोसिटी vx क्या हो जाएगी, 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मैंने बताया था कि सिंस वी आर मूविंग टूवर्ड्स द प्लैनेट, तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मोर नेगेटिव हो जाएगी। तो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, a पे क्या है -5, x पे क्या है बच्चों -2.5। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे एंड वी विल ऑल्सो पुट अ माइनस हेयर। Can somebody tell me why are we putting a minus here? Because there is loss written here. जब भी loss में कोई भी एनर्जी लिखते हो तो we always put a negative sign here. तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। एंड देन -5 इधर आएगा, ड्यू टू फाई ए इज -5 -5x। ये -5x किसकी वजह से आया, फॉर्मूले की वजह से। ये माइनस किस वजह से आया, डिफरेंस की वजह से। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2.5 × 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय m से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि फाई मल्टीप्लाइड बाय m इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हमें फाई का ग्राफ गिवन है, इज इक्वल टू व्हाट, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, 1/2m va²। क्या है, जो हमारी फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन क्या थी, x, vx²। x क्या थी, vx क्या थी, 0। वी पुट इन 0 हेयर, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। बच क्या गया हमारे पास, m गेट्स कैंसल्ड आउट विथ m माइनस ब्रैकेट -5 + 2.5 ब्रैकेट इंटू 10⁵, एंड वी गेट आंसर ऑफ va इज इक्वल टू 707 ms-1। सिंपल एज दैट, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। Let's look at another question. The velocity of a stone C when thrown from A at 1600 meters per second. भाई हमने velocity of a stone निकालनी है at C। भाई C जो है हमारी फाइनल पोजीशन हो गई अब, ठीक है। ये हमारी फाइनल पोजीशन हो गई और ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई, ठीक है। When it is thrown, VA क्या है, 1600। मुझे बताओ वी ए पे वी हैव -5, ठीक है, -5 है, और वी सी क्या है, 3। -5 से आप -3 जा रहे हो, मतलब लेस नेगेटिव हो रही है आपकी वैल्यूज़। लेस नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस नेगेटिव का मतलब ये है कि यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द व्हाट, अवे फ्रॉम द प्लैनेट। और अवे फ्रॉम द प्लैनेट में बच्चे क्या होता था, लेट मी राइट दिस डाउन, लेस नेगेटिव। अवे फ्रॉम द प्लैनेट जाते थे तो आपका क्या हो रहा था, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो लेट्स प्लग इन द वैल्यू, सिंपल।
हम क्या करेंगे, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखो जो एनर्जी गेन हो रही है उसके ऑपोजिट हमेशा लॉस होगी। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गेन हो रही है तो काइनेटिक लॉस में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गेन है तो फिर यहाँ पे मैं माइनस नहीं लिखूंगा, ठीक है, इंस्टेड प्लस लिखूंगा अगर लिखना है तो, बट दैट डजेंट मैटर। फाइनल पोजीशन क्या थी, सी, मैंने फाई सी प्लग कर दिया, माइनस डिफरेंस की वजह से आया ये माइनस फाई, ये माइनस किसकी वजह से आया, फॉर्मूला की वजह से, एंड दिस माइनस केम ड्यू टू व्हाट, डिफरेंस की वजह से, सिंपल एज दैट। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, m से, इज इक्वल टू व्हाट, -1/2 m वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। यहाँ पे माइनस क्यों आया है बच्चों, बिकॉज यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। m गेट्स कैंसल्ड आउट विथ m, ठीक है, -3 + 5, ठीक है, इंटू 10⁵5, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। ये माइनस कहाँ से आया है, यू विल वंडर कि यार गेन लिखा हुआ है, माइनस कहाँ से लिख दिया सर ने। सिंपल एज दैट, मैं बस ये वाला जो माइनस था इसको यहाँ पे ले आया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस शिफ्ट कर दिया ताकि राइट हैंड साइड की इक्वेशन थोड़ी क्लीन हो जाए, बस दिस इज इट, नथिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या होगा, 2 यहाँ पे दिस हैज़ कट आउट, 2 × 10⁵ इंटू 2 प्लस वॉट 1600 का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, वी सी स्क्वायर, और ये सब अंडर रूट में होगा, ठीक है। दिस इज़ वॉट वी विल बी कैलकुलेटिंग। ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी -3 + 5 क्या हो जाएगा, +2। अच्छा बच्चों ये क्या होगा, देखो -1600 इस साइड पे आ जाएगा तो +1600 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -2 × 10⁵ इंटू 2, ये 2 कहाँ से आया है दूसरा वाला, दिस इज बेसिकली ये 1/2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हुआ है, सिंपल एज दैट, ठीक है। यू विल अंडर रूट इट एंड गेट द आंसर ऑफ वी सी एज 1469.7। यू कैन ट्राई इट एट योर होम एज वेल, खुद भी जाके ट्राई करना है ताकि प्रैक्टिस हो। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज मिनिमम स्पीड एट ए टू रीच सी। भाई स्पीड ए पे कितनी होगी कि सी पे जाके वो एकदम ही रुक जाए, हमने सिर्फ रीच कराना है ना, तो भाई एकदम जाके रुक जाओ कोई मसला नहीं है, तो वी सी हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। स्पीड एट ए टू रीच सी, तो हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हो रही है, ए से, और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, सी पे, वही फाइनल और इनिशियल और फाइनल वही रहेंगे। -5 से -3 जा रहा है, लेस नेगेटिव, गेन इन किस में होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लॉस किस में होगा, काइनेटिक में। यही हमने लिख दिया, वी डिड द सेम स्टेप्स। यहाँ पे बस एक काम था कि हमने वी सी को 0 लिखा, क्योंकि हमें सिर्फ रीच कराना है, कोई एक्सेलरेट नहीं कराना वहाँ पे, बस रीच करवाना है, तो वी सी हमने 0 लिख दिया। वी ए का आंसर आ गया 774.6 ms-1, सिंपल एज दैट। अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑर्बिटल मोशन का पार्ट। बच्चों ऑर्बिटल मोशन में यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने क्या बोला, whenever your object is moving in circular orbits and gravitational force is being applied, तो gravitational force is equal to the centripetal force। gravitational force का क्या फॉर्मूला है, gmm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। centripetal force का क्या फॉर्मूला है, mv स्क्वायर। we just equate both these and get these two types of formula। ये जो v है दिस कैन बी रिप्लेस बाय व्हाट, v इज इक्वल्स टू rw। तो अगर v को rw से रिप्लेस करोगे तो यू गेट दिस सेकेंड टाइप ऑफ फार्मूला। और इसमें क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, आई हैव लिस्टेड इट डाउन हियर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ में बेसिकली वी विल बी इक्वेटिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है। केपलर्स लॉ में भी हम क्या कर रहे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर रहे होंगे। और केपलर्स लॉ का पर्पस क्या होता है, ये टाइम पीरियड को इक्वेट करता है या टाइम पीरियड का रिलेशनशिप बताता है विद द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स सी सम इक्वेशंस। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है बच्चों, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एम आर डब्ल्यू स्क्वायर। मैंने 2 फार्मूलाज लिखवाए थे ना, तो ये सेकंड वाला फार्मूला यूज़ कर रहा है। स्मॉल m गेट्स कैंसल्ड आउट विद स्मॉल m, ठीक है। r कम्स हियर एंड मल्टीप्लाई विद दिस r स्क्वायर, तो r क्यूब हो जाता है। अब w की जगह आप क्या लिख सकते हो, w इज इक्वल टू व्हाट, 2π डिवाइडेड बाई t, ठीक है। 2π डिवाइडेड बाई t होगा w, एंड व्हेन यू स्क्वायर दिस अप तो क्या आंसर आएगा, 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। नाउ यू जस्ट मेक t एंड r द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, तो व्हाट डू वी गेट, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, सिंपल एज दैट। ये देखो यहाँ पे ये लास्ट में वो भी लिखा हुआ है कंक्लूजन, ठीक है।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की कभी कभार डेफिनेशन पूछ लेता है, तो व्हाट आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स? जो एक ऑर्बिट अपना अर्थ के अराउंड कंप्लीट करती हैं इन हाउ मेनी टाइम्स? 24 आवर्स। जो भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट 24 आवर्स में कंप्लीट करती है उसको हम क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की एक और प्रॉपर्टी है, ये इक्वेटर में ऑर्बिट करती है, ठीक है, एंड इट इज़ एग्जैक्टली अबव द अर्थ, ठीक है। अब सैटेलाइट दैट हैव एन एंगुलर वेलोसिटी, हाँ ये भी एक प्रॉपर्टी है कि इनकी एंगुलर वेलोसिटी इज सेम एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ या फिर प्लैनेट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात क्या है कि इसका मतलब ये है कि टाइम टेकन फॉर अर्थ टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस इज इक्वल टू द टाइम टेकन फॉर सैटेलाइट टू रोटेट अबाउट इट्स प्लैनेट। तो मैंने क्या बताया था, सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं? जो 24 घंटे में पूरे अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर लेती हैं। और अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड कितनी देर में घूमता है? 24 घंटे में, सिंपल एज दैट, ठीक है। डे एंड नाइट इसी वजह से होता है क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड 24 घंटे में घूमता है। तो वी जस्ट प्लग इन द वैल्यूज़ हियर। देखो, अर्थ के t² इज इक्वल टू 4π² डिवाइडेड बाई gm r³ रख दिया। टी की जगह क्या रखोगे? अभी मैंने बताया 24 आवर्स विच इक्वल्स टू व्हाट? 24 इंटू 60 मिनट्स इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 4π²। जी की जगह क्या रखोगे? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू एम की जगह क्या रखोगे? 6 इंटू 10⁻24। और यहाँ पे वी विल लीव r³ लाइक दिस, ठीक है। अब व्हेन यू रीअरेंज द वैल्यूज, आर की वैल्यू क्या आ रही है? 4.23 इंटू 10⁻7 मीटर, सही है। ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि अगर आपको अर्थ के लिए कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए तो इट मस्ट हैव अ रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, ठीक है। इस ऑर्बिट का रेडियस होना चाहिए, इस रेडियस का ऑर्बिट होना चाहिए। इस आर में एक मसला है कि दिस ऑल्सो इंक्लूड्स अर्थ का रेडियस। बेसिकली ये मेजरमेंट ले रहा है, देखो ये मेजरमेंट ले रहा है यहाँ बीच से, इस पॉइंट से, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना हो कि यार ये डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ कितना है, तो मैं क्या करूँगा? सिर्फ ये वाली वैल्यू माइनस कर दूंगा, मतलब अर्थ का रेडियस माइनस कर दूंगा। तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि सैटेलाइट अर्थ से कितना दूर है, ठीक है। तो मैंने अर्थ का रेडियस इस आर की वैल्यू से माइनस किया, तो ये मुझे क्या पता चल गया? डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये ऑर्बिट नहीं होगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स क्या होती हैं बच्चे? जो इस तरह घूम रही होती हैं अर्थ के अराउंड। लेट मी मार्क इट हियर, ये इस तरह, ठीक है। और जियो स्टेशनरी वाली कौन सी होती हैं? जो लेट मी मार्क इट विद ग्रीन, इस तरह घूम रही होती हैं, ठीक है। सिंपल एज दैट, दोनों ऑपोजिट घूम रही होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। सो व्हाट हैव वी स्टडीड प्रीवियसली कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट वाज यूपी किसके इक्वल थी? -gm इंटू m डिवाइडेड बाई r। तो सैटेलाइट के लिए भी यही होगा बच्चों। अब काइनेटिक एनर्जी की बात रह गई। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू कैलकुलेट दिस v²। v² किस तरह आएगी बच्चों? बाय इक्वेटिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय द फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी। जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यू विल गेट योर v² एज व्हाट? v² इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r। जस्ट प्लग दिस वैल्यू इन हेयर एंड यू विल गेट योर काइनेटिक एनर्जी का आंसर 1/2 m इंटू gm डिवाइडेड बाय r। So you get your answer as G into capital M small m divided by 2r। तो टोटल एनर्जी बच्चों किसके इक्वल हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आई है? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2r। और पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू आई है? सेम एज जो हमने पढ़ी थी, -gm स्मॉल m डिवाइडेड बाई r। तो ओवरऑल सम क्या हो गया? दिस इज द सम और द टोटल एनर्जी दैट इक्वल्स टू व्हाट? -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2r। अब अगर मुझे ये सारी एनर्जीज ग्राफ पे प्लॉट करनी है तो हाउ वुड आई डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वाज G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2r इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या पता चल रहा है? काइनेटिक एनर्जी और R आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेट्स प्लॉट दैट इन ब्लू, सिंपल एज दैट। फिर हमें क्या पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और आर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन इनका मसला क्या है? दे आर इन नेगेटिव। तो हम सेम इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ बनाएंगे बट इन द नेगेटिव एक्सिस। ये हमने ग्रीन से बना दिया और टोटल एनर्जी का हमने रेड से बना दिया।
रिमेंबर टोटल एनर्जी का भी रिलेशन नेगेटिव है, देखो इन्वर्स तो है बट इट ऑल्सो हैज़ अ नेगेटिव का साइन, तो इसकी भी जो कर्व है वो सेम बनेगी तकरीबन इलास्टिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाले के हिसाब से, बट वी विल डिक्रीज, वी विल शिफ्टेड बैकवर्ड्स, ठीक है, वी विल शिफ्टेड बैकवर्ड्स, लेकिन ये बनेगी हमेशा नेगेटिव एक्सिस में भी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r, इसलिए ये ई टी एंड 2r आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बट इनके साथ एक नेगेटिव का साइन भी लगा हुआ है, इसलिए ये नेगेटिव एक्सिस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कर्व बनेगा, बट इट विल बी ऑलवेज लेस देन द इलास्टिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी दिस थ्योरी, ठीक है। थ्योरी में क्या लिखा है बच्चों, एज वी मूव क्लोजर टू द प्लैनेट क्या होता है, सैटेलाइट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि या मोर नेगेटिव होती है, और इसके रिजल्ट में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, बट टोटल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेज, वाई, क्योंकि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड कंपेयर टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्यों होता है, क्योंकि सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, ठीक है। नाउ इफ यू सी द सम एज वेल हेयर, ये देखो लॉस इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। Loss in gravitational potential energy, I am keep saying is this as elastic potential, pardon me, this is gravitational potential, ठीक है, is equal to 1/2 gain in kinetic energy, simple, this is for the satellite। ये ज़्यादा important नहीं है रिमेंबर करने वाली बात, रिमेंबर करने वाली बात ये 3 पॉइंट्स हैं दैट यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एस्केप वेलोसिटी का पार्ट। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जो एक बॉडी को रिक्वायर होती है to escape away from the gravitational field and reach infinity। You need to remember this definition। और escape velocity का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, escape velocity का फॉर्मूला निकालने के लिए you must remember कि यहाँ पे at infinity gravitational potential phi क्या होता है, 0, at the surface phi क्या होता है, gm डिवाइडेड बाय r, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अब देखो बात सुनो, अगर आपका मास अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या होगा, मास जो है अवे फ्रॉम द प्लैनेट मूव कर रहा है तो क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। हमें निकालनी है u, दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी जो हमें चाहिए फॉर द पार्टिकल टू एस्केप, v जो है फाइनल वेलोसिटी दैट कैन बी 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किया, फाइनल वेलोसिटी को 0 रखा, इनिशियल वेलोसिटी u हमने निकालनी है, फाइनल जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है दैट इज़ 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जी एम डिवाइडेड बाय आर विथ नेगेटिव साइन, वी प्लग्ड इन द वैल्यूज और u का आंसर इज दिस इज द एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला फॉर एनी प्लैनेट, यहाँ पे किसी भी प्लैनेट का m रखो r रखो, यू विल गेट द व्हाट यू विल से द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा लेकिन अर्थ का निकालने के लिए अर्थ का मास और रेडियस पुट इन किया, सो यू गेट द एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ एज 1.12 into 10⁴। So this marks the end of gravitation का lecture. The notes are in the description below. If you have any question you can ask me in the comments.